वेलकम टू कॉमन माइंड। सो अभी हम करने जा रहे हैं अपना 2023 का जो फर्स्ट पेपर था उसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है। सेकंड पार्ट अभी हम करने जा रहे हैं और कुछ आपको चीज़ें थी जो बतानी है। हमने कम्युनिटी पोस्ट पे अभी तक टोटल 15 क्वेश्चंस डाल दिए हैं, है ना। हर तीसरे चौथे दिन हम 5-5 क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो उस क्वेश्चंस को आप देखिए और वो क्वेश्चन थोड़े से एक तरह से ब्रेन टीजर की तरह काम करेंगे आपके लिए, है ना। वो थोड़े से अलग, मतलब अलग तो नहीं, एनडीए के पेपर के पैटर्न का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके कुछ क्वेश्चन को दे दिया गया है, इसलिए आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, है ना। और अभी अभी जस्ट हमने जो पहले के जो 5 क्वेश्चन थे, अभी तक टोटल हमने 15 पोस्ट कर दिए हैं। जो पहले के जो 5 क्वेश्चन थे जो हमने कम्युनिटी टैब पे डाले हैं, वो उसका आंसर फिलहाल हम लोगों ने उसके कमेंट में लिख दिया है ना। तो आप अपना आंसर उससे मैच कर लीजिए और उसके बाद अगर किसी को भी सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसका एक टेस्ट पोल करके उस पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल अब हम चलते हैं यहाँ पे अपना 61st क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लेट ए 1, -1, 2 एंड बी द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। देखिए एकदम सेम टू सेम, जैसे हमको पता है कि 2 डायमेंशनल में यदि हम सर्कल बनाते हैं और यदि हमको 2 पॉइंट्स, दो इसके जो डायमीटर होते हैं उसके जो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, हमको उसका फॉर्मूला पता होता है। क्या होता है? x - x1 इंटू x - x2, है ना, प्लस y - y1 इंटू y - y2। हम सभी को पता होता है ना। ये वाला कोऑर्डिनेट है हमारा x1, y1 और ये वाला कोऑर्डिनेट है हमारा x2, y2। ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, है ना। तो x - x1 इंटू x प्लस y - y इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम करते हैं सर्कल में। बस स्फीयर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे x के साथ है y के साथ है, टोटली एक टर्म और जुड़ जाएगा z - z1 इंटू z - z2, है ना। ये हमारा x1 y1 z1 है और ये हमारा x2 y2 z2 है। तो पहले हम यही लिख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने इसमें लिखा तो इसका जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x - x1 यानी कि x - 1 इंटू x - x2 यानी कि x - 2 प्लस y - y1 यानी कि y + 1 इंटू y - y2 यानी कि y - 1 प्लस z - z1 यानी कि z - 2 इंटू z - z2 यानी कि z + 1 इज इक्वल टू 0, ये होगा। अच्छा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x² - 3x प्लस 2 प्लस y² - 1 प्लस z² - z -2 इज इक्वल टू 0। ये इसके बाद जब इसको आप ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जब आप इसको रीअरेंज करोगे, है ना, इसको जब आप यहाँ से रीअरेंज करोगे तो आपको मिलेगा x² प्लस y² प्लस z² - 3x, ये होगा -3x, उसके बाद प्लस 0y, है ना, यहाँ पे तो 0 मतलब y का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, माइनस z इज इक्वल टू 0। अब हमसे पूछता है कि भाई तुमको इस फॉर्म में लाना है, तो अगर मैं इसको ध्यान से कंपेयर करूँ तो मुझे दिख रहा है कि जो 2u लिखा हुआ है वो बेसिकली -3 के बराबर है, यानी कि 2u की वैल्यू -3 के बराबर, तो u की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -3/2। उसके बाद मुझे लिख रहा है 2v, यहाँ पे तो y का कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, y का कोएफिशिएंट 0 है, तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली 2w यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2w की वैल्यू -1 है, तो w की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। तो हमको कह रहा है u प्लस v प्लस w बता दो, यानी कि u प्लस v प्लस w, तो u -3/2 है, v 0 है, w -1/2। तो जब आप सबको ऐड करोगे तो -2 आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला सवाल क्या बोल रहा है हमसे, इफ पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर देन। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम सभी को पता है कि ये सर्कल होता है और इस सर्कल का जो डायमेट्रिक एंड्स होता है, ये जो डायमीटर है, ये एक सर्कल का एक डायमीटर है। यदि हम किसी भी पॉइंट पे ऐसे यहाँ पे ऐसे बनाते हैं तो हम सभी को पता है ये वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हम सभी ये प्रॉपर्टी जानते हैं, है ना। ये सर्कल के केस में लगता है, तो स्फीयर के केस में भी कुछ ज़्यादा उलट होगा नहीं, स्फीयर के केस में भी वैसे ही लगेगा, है ना। तो वैसे ये एक स्फीयर है ना, आप इसको इमेजिन करिए कि 3D स्फीयर है, जैसे हमारी अर्थ स्फेरिकल शेप की होती है, सिमिलरली यहाँ पे भी है। और ये जो अर्थ का डायमीटर है, ये मान लेते हैं डायमीटर है, और सिमिलरली यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट है, P पॉइंट, है ना। ये पॉइंट यहाँ पे है P पॉइंट, जिसको हम कह रहे हैं कि x, y, z है, और ये हमको पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है ना। ये सभी प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि द डायमीटर सबटेंड्स अ 90 डिग्री एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्फीयर और सर्कल, ठीक है। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे ये वाला पॉइंट, मेरे पास ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, तो मुझे चाहिए क्या, PA² प्लस PB², यानी कि इस राइट एंगल, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास, बेसिकली PA², ये PA² प्लस PB², तो PA² प्लस PB² इज इक्वल टू AB², यानी कि बेसिकली मुझे बस AB² की वैल्यू चाहिए, यानी कि A और B के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर चाहिए। तो AB के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1² प्लस 2²
प्लस 3 स्क्वायर। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे, बोला ए बी का स्क्वायर ही तो चाहिए हमको, तो जब मैंने डिस्टेंस निकाला तो उसका स्क्वायर कर दिया, तो अंडर रूट हटा यहाँ से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1 + 4 + 9 यानी कि 14। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 14, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, क्या बोलता है, हमसे बोला है कंसिडर 2 लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस। हम सभी को पता है दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल π/4। तो भैया जब एंगल वाला फॉर्मूला आ जाए तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। इसको मैंने बोला A1 B1 C1, है ना, ये है हमारा A1 B1, मैं लिख देता हूँ A1 B1 C1, और ये जो हमारा लिखा हुआ है वो है बेसिकली A2 B2 और C2। तो cos थीटा का फॉर्मूला हम सभी को पता होता है, क्या होता है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर + B1 स्क्वायर + C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर + B2 स्क्वायर + C2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2k - 3 + 10 अपॉन अंडर रूट 4 + 4 + 1 इंटू अंडर रूट k स्क्वायर + 9 + 25, ये हो जाएगा। और ये cos π/4 के बराबर होगा, यानी कि 1/√2 के बराबर, है ना, ये 1/√2 के बराबर होगा। तो जब आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 2k + 7 का होल स्क्वायर अपॉन 9 × k स्क्वायर + 34 इज इक्वल टू 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी 8k स्क्वायर + 98 + 56k इज इक्वल टू 9k स्क्वायर + 9 4 36 6 3 306, यानी कि k स्क्वायर - 56k प्लस, अब 306 - 98 कितना हो जाएगा 208। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर - 52k - 4k + 208 इज इक्वल टू 0, है ना। तो k इंटू k - 52 - 4 इंटू k - 52, यहाँ से मुझे k की दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, एक तो 4 आ रही है और एक आ रही है 52। तो ऑप्शन के हिसाब से मुझे 4 लगा देना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा जो 4 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वाला सवाल क्या कर रहा है, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स। बहुत ही आसान सवाल है, हमसे पूछा कि ऐसा कौन सा डायरेक्शन रेशियो है जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स है। जैसे ही परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स है, हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हमें क्रॉस जो हमें है बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, क्रॉस, तो जो हमें पहली लाइन जो हमें दी हुई है, जो हमें ये वाली लाइन दी हुई है, उसका जो वेक्टर है वो बेसिकली है 2i कैप - j कैप + 2k कैप, है ना। इस वाली लाइन का जो वेक्टर है वो ये दिया हुआ है। और L2 जो लाइन है उसका क्या दिया हुआ है मुझे, k की वैल्यू 4 है, तो 4i कैप प्लस ये 3j कैप + 5k कैप। और जब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो मुझे एक ऐसी लाइन मिलेगी जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी ना। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, यदि आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो यदि मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूँ मैं इसका, तो इसका आ जाएगा i कैप j कैप k कैप। अब यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ लिखिए -1, और यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 3 और यहाँ लिखिए 5। जब मैंने इसको ओपन किया, एक्सपेंड किया, तो आ जाएगा -10 -5 -6 यानी कि -11, या और -j कैप अगर मैंने लिया यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 2। अच्छा एक मिनट, j कैप -j कैप तो कितना आ जाएगा, एक तो आएगा -2 + k कैप में कितना आ जाएगा मेरे पास 10। तो अगर आप ध्यान से ऑप्शंस में देखिए तो मेरे पास जो डायरेक्शन रेशियोज निकल के आ रहे हैं वो बेसिकली आ रहे हैं -11, या फिर आप कह दो कि -11 निकल के आ रहा है, और -2 निकल के आ रहा है, और 10 निकल के आ रहा है। तो -11 या 2 ऐसा 10 का कोई ऑप्शन मुझे दिख रहा है तो सिर्फ ये वाला है। अगर आप ध्यान से देखिए तो डायरेक्शन रेशियोज हमसे पूछा हुआ है, तो डायरेक्शन रेशियो तो किसी भी लाइन के इनफाइनाइट होते हैं। ये मुझे एक डायरेक्शन रेशियो मिला, अब मैं इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दूंगा
तो उसमें मुझे और मतलब अगर मैं इन सब में -1 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 11, 2, -10 मिल जाएगा, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं, क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स, लेट ए वेक्टर इज दिस ए वेक्टर इंटू वी। हमसे कह रहा है कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की वैल्यू 27 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बस हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम इक्वेशंस बनाते हैं। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हमको 27 दे रखा है। सपोज मैंने बी वेक्टर को माना कि चलो हमने इसको कुछ ले लिया कि ए आई कैप या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये मैंने लिया। मुझे कहा ए इंटू वी हमको दे रखा है 27, ए इंटू वी 27 दे रखा है, यानी कि 3x प्लस 3y प्लस 3z हमको दे रखा है 27, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड हमको दे रखा है 9, ये हमको दे रखा है। और दूसरा हमको ये दे रखा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि जैसे आई कैप जे कैप के कैप, ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर का आप लिख दीजिए यहाँ पे 3 3 3, बी वेक्टर का आप लिख दीजिए एक्स वाई जेड। सॉल्व करिए, आई कैप आ जाएगा आपका 3z माइनस 3y माइनस जे कैप, 3z माइनस 3x प्लस के कैप 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 9 इंटू सी वेक्टर। सी वेक्टर हमको ये दे रखा है, यानी कि 9 सी कैप माइनस 9 के कैप, ये हमको दिया हुआ है। अगर मैं दोनों साइड कंपेयर कर दूं आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स को, तो मुझे ये मिलेगा कि 3z माइनस 3y जो है वो 0 के बराबर है। अरे हमको दे रखा है ना सी वेक्टर हमारा क्या है, जे कैप माइनस के कैप है, जे कैप माइनस के कैप है, तो यहाँ पे जे कैप आ जाएगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो आई कैप का कोएफिशिएंट है ये जो 3z माइनस 3y वो बेसिकली 0 के बराबर है, 3z माइनस 3y इज बेसिकली 0, तो यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो y के बराबर है। तो मुझे बस इतना ही देख के पता लग गया मुझे बस इतना ही देख के पता लग गया कि जो इसमें y और z का जो आएगा, y और z बराबर होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैंने y और z यहाँ पे लिया, नहीं कि जे कैप और के कैप का जो कोएफिशिएंट है वो बेसिकली बराबर आना चाहिए। तो इन सभी एग्जाम्पलों में मुझे बस ये वाला ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे जे कैप और के कैप का जो कोएफिशिएंट है वो बराबर है। तो मुझे बस इतने से ही मिल गया हाँ कि ये चलो मेरे पास इसका जो है वो सही आंसर है। ठीक है, बिना आगे फर्दर सॉल्व किए फटाक से हमें आंसर निकालना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी का पार्ट क्या कह रहा था कि what is the angle between a vector plus b vector and c vector। अब देखिए, अभी जब मैंने इसको कंपेयर किया तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये है कि जो मैंने b वेक्टर को लिया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, a वेक्टर प्लस b वेक्टर हम निकालें यहाँ से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यदि मैं यहाँ से निकालूँ तो कितना हो जाएगा, या फिर एक मिनट, हमने जो ए वेक्टर उसके जो कंपेयर करके निकाला था यहाँ पे वही देख लेते हैं, बार बार उसको क्यों सॉल्व करना। हमने यहाँ निकाला था ना कि 3z माइनस 3y जो है वो इसके बराबर है ना, 3z माइनस 3y 0 के बराबर, तो z की वैल्यू y के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए तो कंपेयर करें इसको तो 3x माइनस 3z जो है वो बेसिकली 9 के बराबर होगा, यानी कि x माइनस जेड की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो y माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो -3 के बराबर हो जाएगी और z की वैल्यू y के बराबर है। तो यहीं से हम निकाल देते हैं z इज इक्वल टू वाई, एक मेरे पास ये आया a, एक मेरे पास ये आया b और एक मेरे पास ये आया c। ठीक है, तो अगर मैं z को y रख दूं यहाँ पे, है ना, मतलब एक तरफ से मेरे पास ये तीनों इक्वेशन आ चुके हैं। ठीक है, तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड c वेक्टर। तो एंगल निकाले का वही फॉर्मूला होता है मेरे पास, cos थीटा वाला फॉर्मूला। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यही कर देता हूँ, है ना। देखिएगा
फॉर्मूला होता है कॉस थीटा वाला। हमसे कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी कि 3 प्लस एक्स इंटू आई कैप प्लस 3 प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस 3 प्लस जेड इंटू के कैप। और हमसे कह रहा है कि सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो ये मेरे पास हो गया, ये तो मेरे पास क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना। ये जो मुझे दिया हुआ है क्या हो गया मेरे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और सी वेक्टर मुझे पता ही है। तो जब इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस माइनस 3 माइनस जेड। तो इसको ये तो 0 हो गया, ये हमारे पास कॉस थीटा आ रहा है अपॉन अंडर रूट में कुछ रहेगा, अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ये कुछ रहेगा अंडर रूट ए है। लेकिन हमको बस ऊपर वाले से मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3 प्लस वाई माइनस 3 माइनस जेड, ये आएगा। और हमको कहता है, हमको पता है ऊपर बचा क्या, y माइनस जेड, और हमको पता है कि z की वैल्यू y के बराबर है। तो y की वैल्यू z के बराबर है, तो cos थीटा मेरे पास यहीं से आ गया 0 है ना, 0 आ गया मेरे पास। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी π/2, यानी कि उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो बेसिकली कितना है, π/2 है ना। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, π/2। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। लेट अ वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। हम सभी को पता है यदि कोई वेक्टर है एक्स वेक्टर, यदि कोई वेक्टर है ना, वो एक्स एक्सिस से, वो वाई एक्सिस से और वो जेड एक्सिस से। एक्स एक्सिस से वो एंगल बनाता है अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बनाता है बीटा, और एक जेड एक्सिस से एंगल बनाता है गामा। तो मुझे पता है एक प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन कोसाइंस की कि उनके स्क्वायर का जो सम होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, सभी को पता है। हमसे कह रहा है कि लेट अ वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, यानी कि सीधे से कह रहा है कि कॉस अल्फा की वैल्यू बता दो। देखो कॉस अल्फा जो होता है वो होता है एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। एक्स मेरे पास है 4, वाई है मेरे पास -8 और जेड है मेरे पास 1। तो यदि मैं कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो ये हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर 16 प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 81 रूट 81, यानी कि 4 अपॉन 9। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4 अपॉन 9। पहली बात व्हाट इज कॉस अल्फा वाला है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है नेक्स्ट वाले सवाल में, हमसे पूछा है cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। cos 2 बीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर बीटा -1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर गामा -1। तो जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा -2, ये होगा। अब मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू, ये कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू चाहिए, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। तो अभी जो मैंने वेक्टर देखा था, आप सभी ने देख लिया होगा कि जो वेक्टर मुझे मिला था वो था बेसिकली 4i कैप -8 जे कैप प्लस के कैप, और अल्फा बीटा गामा था जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली से बना रहा था, है ना। यदि मैं कॉस बीटा की बात करूं, कॉस बीटा की बात करूं तो कितना आ जाएगा, -8 अपॉन 9, और कॉस गामा की बात करूं तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 9। इन दोनों को वैल्यूज यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आएगा आपके पास 64 अपॉन 81 प्लस 1 अपॉन 81 -2, यानी कि 65 इंटू 2 यानी कि 130 माइनस 162 अपॉन 81। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -32 अपॉन 81। तो मेरा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ -32 अपॉन 81। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है। The position vectors of 2 points A and B are I cap minus J cap and J cap plus K cap. Consider the following points. Which of the above points lie on the line joining A and B? अब सभी को पता है कि 2 point form जब भी हमको दिया हो हमको 2 point form वाली इक्वेशन लगा देनी है। एक वेक्टर है मेरे पास, इसका पॉइंट दिया हुआ है 1, -1, 0,
और इसका पॉइंट मुझे दिया हुआ है 0,1,1। यदि मैं इसका 2 पॉइंट फॉर्म है, ये 2 पॉइंट फॉर्म है, मतलब यहाँ पे एक ऐसी लाइन है जिसके पास 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो मुझे इसका इक्वेशन लिखना आता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यहाँ पे ये है x1 y1 z1 और यहाँ पे ये है x2 y2 z2। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे रख के देखूंगा, ये सारे पॉइंट्स जो है मैं यहाँ पे रख के देखूंगा और देखूंगा कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। यदि मैं पहला पॉइंट देखो -1, -3, -1, -1 यदि यहाँ रखूँ तो आएगा 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। यदि -3 मैं यहाँ रखूँ तो इसकी वैल्यू आएगी, एक मिनट, -1 यहाँ पे रख के देखा तो कितना आया, -2, मतलब 2 आया, सॉरी 2 आया, और -3 + 1, और यहाँ पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो 2 -1 के बराबर नहीं है, तो पहला पॉइंट तो पता है कतई नहीं अलाई नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट आप रख के देखिए, x की जगह आप रखिए -1, y की जगह आप रखिए 3 और z की जगह आप रखिए 2। यदि मैं x की जगह -1 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 2। अगर मैं y की जगह 3 रखता हूँ तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 2। यदि मैं z की जगह 2 रखूँगा तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल लाई कर रहा है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, -2 यदि मैं x की जगह रखूँगा तो आएगा 3, 5 मैं यहाँ पे रखूँगा तो भी आएगा 3, और यहाँ पे मैं रखूँगा 3 तो भी आएगा 3। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन भी इस पर लाई कर रहा है, तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। अब भैया ए पॉइंट हमने क्या लिखा था यहाँ पे 1, -1, 0, और यहाँ पे क्या लिखा था 0,1,1। मैग्नीट्यूड निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, √1² + 2² + 1² कितना हो जाएगा 6, हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैलकुलस का अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, इसलिए मैं इसको रफ में करूंगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, और मैं क्वेश्चन को वहाँ भी लिख दूंगा है ना आपको, ताकि उससे कोई वो ना पड़े। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन है कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन का सवाल है और आंसर कुछ ये पूछा हुआ है। तो इसके 3 पार्ट्स है, तीनों पार्ट हम कर देंगे। हमसे वही पूछ रहा है, Q, P और R की वैल्यू पूछ रहा है शायद, है ना, Q की वैल्यू पूछा है, फिर R की वैल्यू पूछा है, और F' की वैल्यू पूछा है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको एक फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू p e⁻x प्लस q इंटू e⁻2x प्लस r इंटू e⁻3x वेयर p, q, r आर रियल नंबर्स। फर्दर हमको ये दे रखो है कि f(0) की वैल्यू जो है वो 6 दे रखी है, और f' ln3 जो है हमें वो दे रखा है 282, और हमको ये दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर ln2 f(x) dx इक्वल टू 11। ये जो 3 हमको इक्वेशंस दी हुई हैं, है ना, ये जो 3 इक्वेशंस हमें दी हुई है, हम इन तीनों की मदद से हम यहाँ पे जो है p, q और r की वैल्यू निकालेंगे। तो शुरू करते हैं, है ना। देखिए, f(0) पहले हमको दे रखा है 6, तो आप उसको वही लिख लीजिए, f(0) आप यहाँ पे डालिए, 0 आप सब पे डालोगे तो आपके पास आएगा p + q + r, एक तो ये आ जाएगा। तो p + q + r मुझे कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो पहला इक्वेशन जो है मेरे पास वो हो जाएगा a। अच्छा, अब आप निकालिए f'। अगर मैं सेकंड इक्वेशन देखूँ, f' ln3 बोल रहा है, यानी कि आप यहाँ से पहले f' निकालोगे तो f' कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा p e⁻x प्लस 2q e⁻2x प्लस 3r e⁻3x, ये बोल रहा है। अब मुझे बोल रहा है f' ln3, यानी कि यहाँ पे ln3 रखते जाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3p प्लस 2q e 2 ln3 प्लस 3r e 3 ln3। ये हमको कितना दे रखा है 282, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3p प्लस 18q प्लस 27 इंटू 3 81, यही आएगा 81 r,
इज इक्वल टू 282। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो P आ जाएगा, 3 से सबको डिवाइड कर दो तो आएगा 6Q प्लस 27R इज इक्वल टू 3 9 ज़ा 27 टोटल 94। या एक मिनट, कितना दे रखा हमको, 282 दे रखा है ना, तो 3 9 ज़ा 27, हाँ तो 94 आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन मेरे पास ये आ गया। तीसरा इक्वेशन मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना आएगा, यदि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो आएगा मेरे पास P e टू द पावर x प्लस Q e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस R e टू द पावर 3x अपॉन 3। इसको मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से लेकर ln 2 तक। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए P e टू द पावर ln 2 प्लस Q बाई 2 e टू द पावर 2 ln 2 कितना हो जाएगा ln 4 प्लस R अपॉन 3 e टू द पावर 3 ln 3 कितना हो जाएगा ln 8 माइनस, ये आपका हो जाएगा माइनस में P प्लस Q बाई 2 प्लस R बाई 3, ये हो जाएगा। अच्छा अब देखिए फर्दर, ये आपका हो जाएगा 2P और ये आपका हो जाएगा 2Q और ये आपका हो जाएगा 8R बाई 3, है ना, माइनस में माइनस P माइनस Q बाई 2 माइनस R बाई 3, तो आपका कितना हो जाएगा P प्लस 3Q बाई 2 प्लस 7R बाई 3, ये होगा प्लस 7। इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 11, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आएगा 6P प्लस 9Q प्लस 14R इज इक्वल टू 66। एक इक्वेशन मेरे पास ये आएगी। अब इन तीनों इक्वेशंस की मदद से हम यहाँ पे P, Q और R की वैल्यू निकाल देंगे, है ना, ठीक है। तो देखिए तो तीसरी इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, 6P प्लस 9Q प्लस 14R इज इक्वल टू 66। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर C। अब मैं इन तीनों को सॉल्व कर देता हूँ, तो तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, P को अब क्या करिए आप, P को आप रख दीजिए 6 माइनस Q माइनस R, यहाँ पे आप रख दीजिए 6 माइनस Q माइनस R प्लस 6Q प्लस 27R इज इक्वल टू 94। तो यहाँ से आप देखोगे, आप पाओगे कि आपके पास आ जाएगा 5Q प्लस 26R इज इक्वल टू 88। ये आपके पास इक्वेशन नंबर D आ गई, है ना। आपके 5Q प्लस 26R इज इक्वल टू, अब इक्वेशन नंबर B और C को सॉल्व करें, या फिर आप चलिए तो इसको इन दोनों को सॉल्व कर ले, इक्वेशन नंबर A और C, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, P को आप रख दीजिए 6 माइनस Q माइनस R, आप यहाँ पे रख दीजिए P को 6 माइनस Q माइनस R, 6 माइनस Q माइनस R प्लस 9Q प्लस 14R इज इक्वल टू 67, है ना, 66। तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 6Q माइनस 6R प्लस 9Q प्लस 14R इज इक्वल टू 66। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3Q प्लस 8R, 3Q प्लस 8R इज इक्वल टू 46, 46, 66, 30, ये आएगा। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर E। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर D एंड इक्वेशन नंबर E, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15Q प्लस 8 26 इंटू 3 78R इज इक्वल टू 264। फिर यहाँ पे 5 ले लेंगे तो आएगा 15Q प्लस 40R इज इक्वल टू 150। सब ट्राइड करेंगे दोनों को तो यहाँ कटा यहाँ से 38R इज इक्वल टू 114। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3, R की वैल्यू 3 आ गई। जब R की वैल्यू 3 यहाँ पुट करोगे तो 3Q की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 24 यानी कि 6, यानी कि जो Q की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। तो मेरे पास Q की वैल्यू आ गई 2, R की वैल्यू आ गई 3। P प्लस Q प्लस R की वैल्यू 6 थी, तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 1। तो मेरे पास P, Q और R तीनों की वैल्यू मिल चुकी है ना। क्वेश्चन में हमसे Q की वैल्यू पूछा था 2 और R की वैल्यू पूछा था वो थी 3।
तो ये दोनों आ गए। अब तीसरा पार्ट हमसे ये पूछ रहा था कि तुम बताओ व्हाट इज़ एफ डैश जीरो। तो अभी हमको पता है कि क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास जो एफ एक्स हमको दिया हुआ था वो था p e टू द पावर x प्लस q e टू द पावर 2x प्लस r e टू द पावर 3x, ये हमको दिया हुआ था। यदि मैं इसका एफ डैश एक्स यहाँ से निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा, p e टू द पावर x प्लस 2 q e टू द पावर 2x प्लस 3 r e टू द पावर 3x। अब p q r की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e टू द पावर x प्लस 4 e टू द पावर 2x प्लस 9 e टू द पावर 3x। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, बस हमसे पूछा था क्या, एफ डैश जीरो की वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ पे जीरो जीरो रख दो, तो e टू द पावर 0 प्लस 4 e टू द पावर 0 प्लस 9 e टू द पावर 0, यानी कि 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। तो एक का आंसर मेरा 2 आया है, एक का आंसर मेरा 3 आया है और एक का आंसर मेरा 14 आया है। ठीक है, तो वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलता है। तो पहला हमसे पूछा था क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या थी 2, और आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3, और एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या थी हमारे पास 14, है ना। तो देखिए इतना सब कुछ किया और हमें तीनों का जो आंसर है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलो। सपोज ई इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx वेयर c इज अ पॉजिटिव पैरामीटर है, या फिर हम इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक्चुअल कांस्टेंट में अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है, और इसको समझने की जरूरत है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई है कि यदि हमको ऐसे दिया हो तो उस इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। इस वाले केस में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक सिर्फ c ही है जो मेरे पास पैरामीटर है, यानी कि सिर्फ एक पैरामीटर है मेरे पास, तो जितना पैरामीटर होता है मेरे पास उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हम उतनी बार ही उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, है ना। नेक्स्ट वाला सवाल हमसे पूछा है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से ये जो है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस c को जो है ना मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने से पहले क्या करूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो मेरे पास आया 2y y डैश इज इक्वल टू 2c, ये आया मेरे पास। यहाँ से उसके बाद ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी y इंटू वाई डैश, है ना। अब इस y इंटू वाई डैश को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, तो आपका पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू वाई डैश प्लस 2y वाई डैश अंडर रूट y इंटू वाई डैश, ये होगा। अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे y डैश देख के इसको मान लेंगे कि इसका जो है डिग्री वो 1 हो जाएगा। 1 नहीं होगा। मैंने आपसे बार बार कहा है कि हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो जब भी हम ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं तो हम वहाँ पे पैरामीटर्स को एलिमिनेट करते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर हमको डिग्री निकालना है तो डिग्री पहली बात तो डिफाइन होती है, लेकिन अगर लॉग में या एक्सपोनेंशियल में या ट्रिग्नोमेट्रिक में या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर कोई भी चीज़ आती है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है e टू द पावर dy बाई डी एक्स ऐसे लिखा हुआ है, या फिर log ऑफ dy बाई डी एक्स ऐसे लिखा हुआ है, मतलब एज फार एज दिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कंसर्न्ड, अगर यहाँ पे आ रहा है या फिर ऐसे कहीं लिख के आ रहा है, तो उस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होती है ना। उस केस में जो होता है बेसिकली क्या होता है कि डिग्री जो है डिफाइन नहीं होती है ना। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, मुझे ये जो वाली इक्वेशन है ना, ये वाली जो इक्वेशन है, पहली बात तो इसको मुझे उस फॉर्म में लाना है, एल्जेब्रिक फॉर्म में। अरे भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लाना है इसको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मुझे इसको लाना है, या मतलब पॉलिनोमियल बोल दो, है ना। पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल में नहीं, क्योंकि ये जो पावर है ये अभी फिलहाल अंडर रूट में, मुझे इसको हटाना है यहाँ से, तो मैं इसको अलग करके लिख दूंगा 2y वाई डैश अंडर रूट वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2xy वाई डैश। ये मैंने इसको ऐसे लिखा। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा,
मैं दोनों साइड जब मैंने स्क्वायर किया तो मुझे मिला कि 4y² वाई डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई डैश का होल स्क्वायर। अब मैं देखूंगा कि y डैश की मैक्सिमम पावर कहाँ आ रही है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे y डैश का होल स्क्वायर है, यहाँ पे y डैश है, यानी कि y डैश का होल क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे इस LHS में आएगा y डैश का होल क्यूब, और RHS में जो मैक्सिमम पावर आएगी y डैश की, वो आएगी y डैश का होल स्क्वायर। तो मुझे पता है कि डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम ऑर्डर का मैक्सिमम पावर, यानी कि इन दोनों में मैक्सिमम पावर कहाँ आ रही है, 2 में आ रही है कि 3 में आ रही है। जाहिर सी बात है 3 इसका मैक्सिमम पावर है, तो हमारा जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स दैट फॉलो। अब देखिए हमसे ये कह रहा है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आपको x कॉमन निकाल दो। यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो बचेगा अच्छा f(0) बोला है ना, f(0) जब आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास डिटरमिनेंट क्या बनेगा, जो सेकंड कॉलम आप देखोगे तो 0 0 0 आ जाएगा। तो 0 0 0 यदि कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो आ जाए, जाहिर सी बात है हमारा आंसर क्या होगा इसका, 0। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग एफ(x). अब देखिए एफ(x) क्या था मेरे पास, मैं फिर से यहाँ डिटरमिनेंट बना देता हूँ। मेरे पास दिया हुआ था cos x और 2 sin x tan x, और यहाँ पे था x² और x, यहाँ पे था 1 2x और 1। मेरे पास ये डिटरमिनेंट था, है ना। हमसे कह रहा है f(x) अपॉन x का वैल्यू निकालो। तो यदि मैं f(x) यहाँ से निकालूँ तो कितना हो जाएगा, cos x मल्टीप्लाइड बाई x² माइनस 2x² माइनस x 2 sin x माइनस 2x tan x प्लस 1 प्लस 2 sin x इंटू x माइनस x² tan x। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, cos x x² माइनस cos x 2x² माइनस 2x sin x प्लस 2x² tan x प्लस 2x sin x माइनस x² tan x। तो ये कैंसिल आउट हुआ यहाँ से। अगर मैं f(x) अपॉन x निकालूँ, इस सबको x से मैं डिवाइड कर दूँ, इसको x से डिवाइड करूँ, इसको x से डिवाइड करूँ, इसको और x से डिवाइड करूँ, तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस x² cos x, यानी कि माइनस x cos x प्लस x tan x। अब मुझे क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालना है। अगर मैं यहाँ पे 0 रख के निकालूँ तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 0। अब डिवाइड बाई x² करना है, यानी कि फर्दर अब हमको क्या निकालना है, मुझे माइनस cos x, इसको फर्दर मैं x से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस tan x। फिर यहाँ मैं 0 रखूंगा तो -1 आ जाएगा इसका आंसर। तो -1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। 79 क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज f ऑफ π/2 इक्वल टू। अगर आप ध्यान से देखो तो π/2 पाई² होता है, पाई अगर पाई को हम देखें तो 3.14 होता है, सबको पता है। और π² अगर आप निकालोगे, मैं यहाँ खुद ही मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, π² आप निकालोगे तो बेसिकली वैल्यू ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है ना, नियरली इक्वल टू 9.8 के आसपास होता है ये, 9.85। अगर आपको मल्टीप्लाई करके देखना तो π² की वैल्यू जो आएगी 9.85 के आसपास आएगी। तो GIF ऑफ π² कितना हो जाएगा मेरे पास, GIF ऑफ π² कितना हो जाएगा मेरे पास, 9। सिमिलरली GIF ऑफ माइनस π² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10। यानी कि मेरे पास जो फाइनली रेड्यूस्ड इक्वेशन वो आ गई, क्या आ गई, f(x) इक्वल टू साइन 9x प्लस cos ऑफ -10x। cos ऑफ -10x तो cos ऑफ 10x के बराबर ही होता है। हमसे कह रहा है f ऑफ π/2 निकाल दो, यानी कि साइन 9π/2 प्लस cos 10π/2 यानी कि 5π निकाल दो। तो 9π/2 कितना हो जाएगा, 1, और cos 5π कितना हो जाएगा, -1, ये ना होगा। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 0। बस हो गया। नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है।
व्हाट इज एफ ऑफ पाई बाई 4। अगर आप ध्यान से देखें तो एफ ऑफ पाई बाई 4 हमसे पूछ रहा है, यानी कि अब यहाँ पे 9 एफ एक्स कितना हो जाएगा, साइन 9 पाई बाई 4 प्लस कॉस 10 पाई बाई 4। कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस कॉस 8 पाई प्लस 2 पाई, तो कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2। मतलब अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉस 5 पाई बाई 2, ये आएगा। ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 4, ये कितना हो जाएगा प्लस कॉस 5 पाई बाई 2। तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगा और बचेगा मेरे पास सिर्फ साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1/√2। नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये वाला इस पूरे क्वेश्चन पेपर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ना। इसको देख के लगेगा कि इसने टफनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, और ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको छोड़ने चाहिए। देखो भाई, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि छोड़ना चाहिए, बिकॉज हर क्वेश्चन आपके लिए एक कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन जिस बच्चे को थोड़ा सा वीक है मैथ्स में, वीक तो नहीं कहूँगा, मतलब उसको उतना अच्छे से वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है ना, तो ये उसी के लिए है कि आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप देखो इस वाले क्वेश्चन को, तो इसमें इंटीग्रेशन पूछा हुआ है। इस वाले पार्ट को करने की बजाय पहले मैं 82 और 83 करूंगा, यानी कि I2 और I3 की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। देखिएगा 8I1² और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे I2 पूछा हुआ है। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं। रफ में सॉल्व करते हैं, है ना, उससे अच्छा रहेगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना। मैं उसको वहाँ भी लिख दूंगा, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए हमसे कह रहा है कि I1 जो हमको दिया हुआ है वो बेसिकली दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, और I2 की जो वैल्यू हमको दी हुई है बेसिकली वो है 0 से लेकर पाई, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। हमसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2। पहला पार्ट हमसे ये पूछ रहा है। दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है 8I1² की वैल्यू बता दो, और तीसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है I2 की वैल्यू बताओ, ये पूछ रहा है। अच्छा अब देखिए I1 की वैल्यू निकालना शुरू करें। तो I1 मुझे दिया हुआ है 0 से लेकर पाई x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। अप्लाई किंग्स रूल आप सभी को पता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर देते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, यानी कि 0 से लेकर पाई माइनस x dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब आप क्या करो, इस वाले इक्वेशन को और इसको ऐड कर दो। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आएगा 2I1 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, यानी कि 2I1 अपॉन पाई जो है इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 0 से लेकर पाई dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसको, है ना। इसको याद रखिएगा कि LHS में ये लिखा हुआ है। मैं फिलहाल अब इसको सॉल्व करूंगा ना, मैं सिर्फ RHS लेके चलूंगा और बाद में इसको LHS को इसमें ध्यान रखिएगा कि मुझे I1 की वैल्यू निकाली, ना कि 2I1 अपॉन पाई की। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे इससे। देखिएगा ध्यान से, मुझे चाहिए इसका इंटीग्रेशन। आप क्या करो,
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स करूँ तो ऊपर आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आएगा, ये लिमिट हम रख देंगे बाद में 0 से लेकर पाई। ऊपर बन जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे आएगा आपके पास सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अच्छा, अब आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स को आप लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऊपर वाला सेक्स स्क्वायर वैसे ही रहने दो, नीचे वाले को लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या करो अब आप यहाँ से टेन एक्स को टी ले लो, टेन एक्स को टी ले लोगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास डी टी, यानी कि ये जो इतना टर्म लिखा हुआ है क्या आ जाएगा मेरे पास डी टी अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर, ये आएगा। तो अगर आप देखिए इसको ये आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में आ चुका है। सभी को पता होता है कि इसका क्या होता है इसका 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, ये होता है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2 tan इनवर्स टी बाई √2, ये आएगा। यानी कि टी को हमने क्या लिया था, टी को हमने tan x लिया था, तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया 1 अपॉन √2 tan इनवर्स tan x बाई √2, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिमिट रख दूंगा 0 से लेकर पाई तक। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे π/2 हो जाएगा। देखो मैं बता दूँ π/2 क्यों होगा, क्योंकि जब इसको फर्दर ये वाला मैं ये जो इक्वेशन मुझे लिखी हुई ना ये वाली, ये इसको मैं फिर से यहाँ नीचे लिखता हूँ। कहने का मतलब ये है, देखना इसको इसको मैं फिर से यहाँ नीचे लिखूंगा। तो जो 2i1 है, जो 2i1 बाई पाई है, उसको मैंने लिखा था क्या 0 से लेकर इंटीग्रेशन π/2 dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये होगा। यहाँ से 2 बाहर आएगा, क्योंकि जब आप फिर से किंग्स रूल लगाओगे तो वापस से dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही बनेगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 2i1 अपॉन पाई इज इक्वल टू ये आएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, है ना। एक प्रॉपर्टी आप सभी को पता होती है कि अगर यदि फंक्शन इवन होता है तो 2 बाहर आ जाता है। यहाँ से बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता था 2 इंटू π/2, तो 2 यहाँ बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन और dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास बचने का i1 अपॉन पाई, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी i1 अपॉन पाई, है ना। देखिएगा तो i1 अपॉन पाई जो है वो मेरे पास आ जाएगा इतना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2, मतलब यहाँ 0 से लेकर π/2। तो अगर आप इसको देखोगे तो कितना रहेगा 1/√2 tan इनवर्स, tan π/2 होता है इन्फिनिटी, और माइनस करोगे 0 तो 0 आ जाएगा। यानी कि जो i1 बाई पाई था मेरा वो कितना आ जाएगा 1/√2 इंटू π/2, है ना, ये आएगा। यानी कि यहाँ से मुझे दिख रहा है कि i1 जो आया मेरे पास आया पाई स्क्वायर अपॉन 2√2। हमसे क्या पूछा था, हमसे 8i1 स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा था। 8i1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 8 इंटू पाई की पावर 4, तो 8 से 8 कट गया तो पाई की पावर 4। हमारा पहला आंसर जो है π/4 आया। i1 की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे i2 की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा मुझे i1 की वैल्यू आ गई, अब मुझे i2 की वैल्यू निकालनी है। अब i2 मुझसे क्या बोला था, i2 मुझसे बोला था इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेम टू सेम वैसा ही प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। क्या करेंगे किंग्स रूल से देखें, यहाँ भी वही प्रॉपर्टी लगेगी। अगर आप i2 को ऐड करके देखोगे यहाँ पे, अगर आप लगाओगे किंग्स रूल में तो वही आने वाला है, कोई इसमें फ़ायदा तो है नहीं। तो i2 इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स।
इसकी जो क्या हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी I1/2, है ना। 2 को यहाँ से हटा के 2 को यहाँ नीचे ले आइए, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी I1/2, ठीक है। देखिएगा, जैसे हमने वहाँ पे दोनों तरफ ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx अपॉन 1 प्लस कोसेक स्क्वायर x, ये आएगा। अच्छा, अब देखिए, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स रख दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब मैं फिर से वही काम करूँगा, क्या, कॉट एक्स को टी मान लूँगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी आ जाएगी। इसको रखेंगे माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर, ये होगा माइनस, ये कितना आ जाएगा, 1/√2 tan इनवर्स टी बाई √2, यानी कि -1/√2 tan इनवर्स टी क्या था, टी था मेरा cot x बाई √2। कहाँ से लेकर कहाँ तक करेंगे, 0 से लेकर π/2 तक। cot π/2 कितना हो जाएगा, 1/0 प्लस 1/√2 tan इनवर्स cot 0 कितना हो जाएगा, 1/tan 0, यानी कि इन्फिनिटी। तो ये तो गया, ये कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू π/2, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, π/2√2। लेकिन ये π/2√2 किसके बराबर है, I1/2 के। तो I1/2 की वैल्यू किसके बराबर है, π/2√2 के। तो I1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये सॉरी I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, π/√2 के। I2 की वैल्यू की, ये तो मैं बार बार I1 लिख रहा हूँ, I2 होगा, सॉरी, है ना, ये आपका I2 हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू फाइनली मेरे पास किसके बराबर आ गई, π/√2 के बराबर। I2 की वैल्यू आ गई π/√2 के बराबर, और I1 की वैल्यू आ जाएगी π² के बराबर, है ना, यहाँ पे π² के बराबर, और I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/√2, और 8I1² की वैल्यू π/4। अब वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और तीनों क्वेश्चन ऑर्डर में देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिए, I1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, π²/2√2, और I2 की वैल्यू कितनी आई थी, π/√2, है ना। I2 की वैल्यू आई थी π/√2, और I1 की वैल्यू आई थी π²/2√2, ठीक है। हमसे पूछा I1 प्लस I2 और अपॉन I1 माइनस I2 की वैल्यू, तो यहाँ से आप निकाल दो, π²/2√2 प्लस 2π अपॉन π² माइनस 2π अपॉन 2√2 ऐसे गया, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, π+2 अपॉन π-2, ये आंसर आया। लेकिन आप ऑप्शन में देख सकते हो कि ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो मैच नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन ड्रॉप हुआ होगा, और ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ भी था, ठीक है। तो अब तक हम इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 क्वेश्चन ऐसे देख चुके हैं जो कि ड्रॉप हो चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इसको ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है 82 और 83, वो क्वेश्चन सही है। 82 में हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8I1²। तो 8I1² कितना हो जाएगा, 8 इंटू I1 मुझको दे रखा है π²/2√2, तो स्क्वायर करेंगे तो π/4/8 आ जाएगा, तो π⁴ हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, है ना। और I2 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, π/√2, तो उसका आंसर हो जाएगा π/√2। इसका आंसर हो जाएगा कितना, π⁴, और I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, π/√2, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, हमसे पूछा व्हाट इज I = व्हेन A जो 0 है, मतलब A हमारा नेगेटिव है और B हमारा जो है पॉजिटिव है, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। mod x हम सभी को पता है, mod x जो है हम सभी को पता है कि वो पॉजिटिव होता है
जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और नेगेटिव x होता है जब x लेस देन 0 हो। इस वाले केस में देखा जाए तो मैं यहाँ पे इस वाले लिमिट को जो a टू b है इसको मैं 0 पे तोड़ दूंगा। 0 पे कैसे तोड़ूंगा, क्योंकि a जो है वो 0 से कम है, मतलब 0 से कम है, तो मैं a से शुरू करूँगा 0 तक जाऊँगा, प्लस फिर एक बार और तोड़ूंगा 0 से लेकर b तक जाऊँगा। a से लेकर 0 में जो हमारी लिमिट है वो बेसिकली नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव दे रखी है, तो उस केस में मॉड ऑफ x कैसे खुलेगा, माइनस एक्स है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स। 0 से लेकर b में पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मॉड x कैसे खुलता है, पॉजिटिव के साथ साइन के साथ, तो यहाँ पे x अपॉन एक्स आएगा। इसको खोलोगे तो आएगा -1 या फिर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस a से लेकर 0 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x 0 से लेकर b तक, तो ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 0 या फिर माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो आएगा a, यानी कि आएगा माइनस a प्लस b, यानी कि b माइनस a जो है इसका, अच्छा एक मिनट, माइनस एक्स आएगा ना, तो माइनस बाहर निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा 0, सॉरी ये a होगा ना, हाँ वही बोल रहा हूँ, 0 माइनस a होगा, सॉरी, तो 0 माइनस a यानी कि माइनस ऑफ माइनस a प्लस b, यानी कि a प्लस b जो हमारा आंसर आ जाएगा, a प्लस b। अब व्हाट इज आई इक्वल टू व्हेन a लेस देन b लेस देन, यानी कि यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है, और चूंकि दोनों ही नेगेटिव है तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर b माइनस एक्स अपॉन एक्स आएगा, यानी कि माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम a टू b, तो माइनस बी प्लस है, यानी कि a माइनस बी जो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, है ना। बस कुछ नहीं, मॉड्यूलस की बेसिक प्रॉपर्टीज लगानी थी, है ना। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, हमसे कह रहा है क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू मॉड एल एन एक्स के बराबर है, तो मॉड एल एन एक्स वही खोलेंगे कि मॉड एल एन एक्स जो है वो बेसिकली एल एन एक्स होगा, तब कब होगा, जब एल एन एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, और एल एन एक्स ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और माइनस एल एन एक्स तब होगा जब एल एन एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी। उस केस में कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। इस वाले केस में हमको बोल रहा है x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू जो है 1 से छोटी है, तो x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो मॉड ऑफ एल एन एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस एल एन एक्स, तो हमारा f ऑफ x जो है क्या बन जाएगा, f ऑफ x क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस एल एन एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स, और x इक्वल टू 0.5 पे कितना हो जाएगा -1 अपॉन -1 अपॉन 0.5, यानी कि -2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला सवाल हमसे पूछा, पॉजिटिव में पूछेगा, हमसे पूछा एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 जो है वो x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इस वाले केस में हम f(x) को सीधे सीधे मॉड एल एन एक्स मतलब एल एन एक्स लिख देंगे, कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो इसका एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे, है ना। अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ f इंटू एफ एक्स, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो भैया जब 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, आपको पता है ना ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है f ऑफ एफ एक्स, f ऑफ एफ एक्स होता है इसका मतलब। तो जब 1 से छोटी, 1 से बड़ी है 2 से छोटी है, तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा सीधे सीधे एल एन एक्स हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा एल एन एक्स हो जाएगा। यहीं पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। अब मिस्टेक देखिए क्या होगी, हमसे बोल रहे हैं f इंटू एफ एक्स निकालो, यानी कि एफ एक्स हमको पहले फंक्शन दे रखा है कि मॉड ऑफ एल एन एक्स है, तो जब आप f इंटू एफ एक्स निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ एल एन एक्स, ये आएगा, है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा मॉड ऑफ एल एन एक्स, अब देखिए ये वाला जो टर्म है, ये पॉजिटिव होगा कब, जब एल एन मॉड एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो ये ऐसे खुलेगा एल एन ऑफ मॉड ऑफ एल एन एक्स, ऐसे खुलेगा। फर्दर इसके अंदर फर्दर मॉड ऑफ एल एन एक्स यानी कि कब होगा, जब एल एन एक्स की जो मॉड ऑफ एल एन एक्स की जो वैल्यू है वो बेसिकली 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ी होने का मतलब एल एन एक्स का जो वैल्यू है, जो एल एन एक्स की जो यहाँ पे वैल्यू है वो अगर 1 से बड़ी है, इसका मतलब ये है कि जो एल एन एक्स है मेरा वो
माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक गया है, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक गया है। ये दूसरा केस मेरे पास ये है जब ये जो है ये माइनस ऑफ ln मॉड ऑफ x के साथ खुलेगा। कब? जब ln ऑफ मॉड ऑफ ln x जो है मेरा लेस देन 0 होगा, यानी कि मॉड ऑफ ln x जो है वो बेसिकली लेस देन 1 होगा, यानी कि ln x जो है वो मेरा -1 से 1 लाई करेगा। यानी कि यहां पे अगर देखें जो मेरा x है वो बेसिकली 1/e से लेकर e तक लाई कर रहा है, 1/e से लेकर e तक लाई कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखें इस वाले केस में, तो यहाँ पे अगर आप x के देखें तो x की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी से लेकर e से लेकर इन्फिनिटी तक लाई कर रही है। लेकिन हमको ध्यान से अगर आप देखोगे तो हमको इंटरवल दिया हुआ है, x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, 1 से लेकर 2 तक। तो मुझे पता है कि मुझे यही वाला फंक्शन लगाना है, ये वाला, क्योंकि e की मैक्सिमम e की जो वैल्यू होती है 2.7 तक होती है, e की वैल्यू 2.7 तक होती है। तो जब 2.7 तक होती है और वो 2 जो हमको वैल्यू दी हुई है वो 1 से लेकर 2 तक है, यानी कि ये इससे कम है, तो ये इस वाले वैल्यू में चल जाएगी। अरे भाई हमें x का इंटरवल क्या दिया है, 1 से लेकर 2 दिया हुआ है। और ये वाली वैल्यू तब होल्ड करेगी जब x की वैल्यू 2.7 से कम हो, और जाहिर सी बात है हमको 2.7 से कम ही दे रखी है, 1 से लेकर 2 दे रखी है। तो हमारा जो fx खुलेगा वो बेसिकली नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, यानी कि माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ ln x, है ना। और चूंकि x की वैल्यू मुझे 1 से लेकर 2 दे रखी है, यानी कि मॉड ऑफ ln x हमारा पॉजिटिव स्तर खुलेगा, यानी कि माइनस ऑफ ln x। फाइनल जो फंक्शन मेरे पास बन के आया वो ये आया। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो आ जाएगा -1/ln x इंटू 1/x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है। f(x) इज कंटिन्यूस फंक्शन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। कुछ नहीं करना है, अगर कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस एट x = 1, मतलब 1 पे भी कंटिन्यूस होगा, 2 पे भी कंटिन्यूस होगा, तो 1 पे कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे जब 1 रखोगे LHL में तो आ जाएगा 7 = RHL में 1 यहाँ पे रखोगे तो p + q। एक तो ये आ जाएगा कहाँ पे, जब एट x = 1 पे। एट x = 2 पे देखे तो आएगा 2p + q = 10, ये आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन आ चुकी है और हमको बेसिकली p और q की वैल्यू निकाली। तो q की वैल्यू 10 - 2p यहाँ से रख दें, 10 - 2p, तो यहाँ से आ जाएगा -3 = -p, यानी कि p की वैल्यू 3 आ जाएगी और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। p की वैल्यू आ जाएगी 3 और q की वैल्यू आ जाएगी 4, है ना। नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। हमसे कह रहा है f(x) = ln x इज इंक्रीजिंग इन। देखिए बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगर आप ln x का ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसे जाता है और हमको दिख रहा है कि ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक में ये इंक्रीज कर रहा है, ऐसे ना, ये इंक्रीज ही करता जा रहा है। अगर आप ग्राफ से देखो तब भी ऐसे रहेगा, और अगर आप नॉर्मल मेथड से जाओ तो f(x) निकाल दो। f(x) क्या होता है 1/x, और ये 1/x हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर दो, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और f(x) हमेशा पॉजिटिव होने का मतलब कि f(x) हमेशा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट वाले सवाल को देखें तो gx जो हमें दे रखा है वो दे रखा है e⁻x + e⁻1/x इज डिक्रीजिंग इन 0 to इन्फिनिटी। देखिए इज डिक्रीजिंग इन 0 to इन्फिनिटी, तो फिर से वही लिखा है g(x) अगर आप निकाल दो तो यहाँ कितना जाएगा e⁻x + e⁻1/x इंटू -1/x², यानी कि e⁻x - e⁻1/x/x²। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो मुझे देखना है कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। यदि आप x को 0 से रखना शुरू करो और इन्फिनिटी तक ले जाओ तो 0 से लेकर इन्फिनिटी में ये तो बढ़ता रहेगा, ये वाला जो e⁻x वो बढ़ता रहेगा। लेकिन ये वाला जो है अगर आप 0 1 2 3 4 5 6 7 अगर आप यहाँ पे बढ़ते रहोगे, अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते रहोगे तो 1/x की वैल्यू कम होती जाएगी, 1/x की वैल्यू कम होती जाएगी और ऑटोमेटिकली ये पूरा टर्म कम होता जाएगा। और अगर नीचे देखो, नीचे भी अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो वो भी कम होता जा रहा है, यानी कि ये दोनों ही वैल्यू बार बार कम होती जा रही है। जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे वैसे ये f(x) हमेशा बढ़ता जा रहा है, यानी कि f(x) हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी कि f(x) जो हमेशा हमारा जो है इंक्रीज करेगा, हमेशा ये पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है कि e⁻x हमेशा e⁻1/x/x² से बड़ा होगा। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ना करके यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखना चाहिए था, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा, तो हमारा जो हो जाएगा 1 ओनली।
ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे कह रहा है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर। जब भी हमें डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ बी पूछा जाए तो हमेशा कुछ नहीं करना है, डी ए बाई डी एक्स निकाल दो, डी बी बाई डी एक्स निकाल दो और उन दोनों को डिवाइड कर दो, डी ए बाई डी एक्स अपॉन डी बी बाई डी एक्स, दोनों को डिवाइड। तो साइन स्क्वायर एक्स को निकालो एक्स के रिस्पेक्ट में तो आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसको निकालोगे तो आएगा -2 साइन एक्स कॉस एक्स। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर कितना आ जाएगा -1। आगे बढ़िए, है ना। अब हमसे पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विथ m लेस देन 0 इज द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल टू x, y इक्वल टू mx एंड x इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ है, y इज इक्वल टू x ये वाली लाइन होती है, सभी को पता है, y इज इक्वल टू mx कुछ ये वाली लाइन होती है, और x इक्वल टू 2 कुछ ये वाली लाइन होती है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाता है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 3, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3, सॉरी ये 2 है ना, हाँ ये 2 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2,2। तो ये इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया मेरे पास, हाफ इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2। इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मुझे दे रखा है 2,m यानी कि हाफ इंटू m या सॉरी 2,2m, तो हाफ इंटू 2m इंटू 2 से 2 गया तो ये 2m हो जाएगा। ये एरिया मुझे दे रखा है 2m, ये एरिया जो है 2m है, प्लस ये वाला एरिया कितना है ये वाला, ये 2, तो 2m प्लस 2 मुझे दे रखा है 3। यहाँ से अगर आप देखो तो 2m की वैल्यू मुझे आ जाएगी 1, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, m की वैल्यू 1/2, लेकिन यहाँ पे m लेस देन 0 है तो m की वैल्यू यहाँ पे -1/2 आएगी, जाहिर सी बात है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका -1/2। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x डिग्री। अब देखिए यहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक क्या करेंगे, उनको लगेगा कि मुझसे डेरिवेटिव पूछ रहा है किसका, कोसेक x का। तो कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक x कॉट x, माइनस कोसेक x कॉट x। सिमिलरली ऑप्शन नंबर ए देख के लगा के चले जाएंगे। अरे भैया गलत है ये, ठीक है ना, जल्दबाजी में मत जाया करो, पहले देख लिया करो कि यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, x डिग्री है। जब भी आपने देखा होगा कि जब हम डी बाई डी एक्स और साइन एक्स निकालते हैं, कॉस एक्स निकालते हैं, टेन एक्स निकालते हैं, सेक एक्स निकालते हैं, तो यहाँ पे जो ये x है, ये x है, ये x है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कहीं भी जो x आता है वो हमेशा रेडियन में दिया होता है, वो हमेशा किस में दिया होता है, रेडियंस में। तो आपको यहाँ पे पहले x डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 180 डिग्री हम सभी को पता है पाई रेडियन होता है, तो x डिग्री कितना रेडियन होता है, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। तो इसी आप x डिग्री की जगह आप यहाँ पे इसको रख दो, यानी कि मुझे निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक पाई x अपॉन 180, पाई x अपॉन 180। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, पाई बाई 180 बाहर निकलेगा और अंदर बचेगा माइनस कोसेक x माइनस कोसेक पाई x अपॉन 180 रेडियन इंटू कॉट पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। अब इस रेडियन को डिग्री में वापस लिख दोगे तो माइनस पाई अपॉन 180 आएगा इंटू कोसेक एक्स डिग्री इंटू कॉट एक्स डिग्री, ये आएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं, एक्स डिग्री आएगा। अगर यहाँ पे पाई एक्स अपॉन 180 लिखा होता तभी ऑप्शन नंबर डी से होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से होगा ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स डिग्री और यहाँ पे एक्स डिग्री लिखा हुआ है और हमने भी वही निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। हमसे कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही आसान सवाल है। इसको ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल देता हूँ, तो dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास हो जाए dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है अगर मैं इस वाले टर्म को लूँ, इस वाले टर्म को dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है dy बाई डी एक्स की वैल्यू x आ रही है, यानी कि dy की वैल्यू आ जाएगी x dx का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये मेरे पास आ जाएगा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे c की जो वैल्यू आई होगी किसी पर्टिकुलर, हमें कोई कंडीशन यहाँ पे दी होती तो हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल देते। तो मुझे यही देख के लग रहा है कि यहाँ पे जो c की वैल्यू थी वो -1 आई थी, मतलब आ गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल तुरंत मैच कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 पे आता है। अच्छा, ये जो हमको दिया हुआ है ना, हमको यहाँ पे fx दिया है, हमको यहाँ पे gx दिया हुआ है। ये इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि हमको fog दिया हुआ है, गलत है, ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको ऐसा नहीं दिया है, देखिएगा fog नहीं है, ये गलत है, fog नहीं दिया। यहाँ पे बेसिकली क्या रहा है, हमको fx मल्टीप्लाइड बाई gx इसकी वैल्यू निकालनी है। कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 3, यानी कि 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब यहाँ पे 1 रख दो, तो 1 कितना आएगा, 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3, यानी कि 6 माइनस 6 होगा ना यहाँ पे, -6। तो -6, तो 6 माइनस 6 माइनस 3, तो कटा यहाँ से -3 हमारा आ जाएगा। What is the range of the function f(x) equal to x plus mod x if the domain is a set of real numbers? अब देखिए डोमेन यहाँ पे दो तरीके से डिफाइन होगा। mod of x हम सभी को पता है कैसे खुलता है। mod of x हमेशा खुलता है as x when x is greater than equal to 0, when x is positive, यानी कि -x जब x की वैल्यू लेस देन 0। तो जब आप इसको ऐसे खोलोगे तो आएगा आपके पास 2x when x is greater than equal to 0 और 0 आएगा when x is less than 0। तो लेस देन 0 के लिए तो 0 हमेशा रहेगा और ग्रेटर देन 0 के लिए बढ़ता रहेगा। यानी कि मैं यहाँ पे अगर ग्राफ में बनाऊँ तो मेरा आंसर कुछ ऐसे आएगा, ये ऐसे यहाँ से गया और यहाँ से ऐसे गया। तो हमारा दिख रहा है मुझे कि हमारा रेंज क्या आ जाएगा, बेसिकली पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब इंक्लूडिंग 0 से लेकर पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे टोटली मैच कर रहा है। नेक्स्ट वाले सवाल पे है, इफ़ एफ ऑफ एक्स हमको ये दे रखा है, तो अगर आप एफ ऑफ एक्स को खोलोगे तो 4x क्यूब माइनस 3x लिखेगा, माइनस कॉमन लोगे तो 3x माइनस 4x क्यूब लोगे। अगर आप एफ साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा रख दोगे तो माइनस ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कुछ ऑप्शन देख के याद ही आ गया होगा कि ये माइनस, ये जो हमको दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है, साइन 3 थीटा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस साइन 3 थीटा, है ना, माइनस साइन 3 थीटा। अब नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, क्या कह रहा है, व्हाट इज लिमिट। अब देखिए इस केस में यहाँ पे इसका आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए LHL और RHL का इक्वल होना ज़रूरी होता है। यदि मैं इस केस में LHL निकालूँ, LHL मतलब 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, थोड़ी सी छोटी वैल्यू निकालने के लिए इसका ये क्या हो जाएगा, 5 - x बन जाएगा। तो ये तो 1 आ जाएगा मेरे पास। लेकिन और यदि मैं RHL निकालूँ, RHL निकालने के लिए मुझे x टेंडिंग टू 5 प्लस, यानी कि 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो 5 - x अपॉन ये कितना आ जाएगा, x माइनस, ये -1 आ जाएगा। ये आ रहा है 1, ये आ रहा है -1, दोनों बराबर नहीं है। तो इस केस में लिमिट जो है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं हमसे, व्हाट इज लिमिट दिस। अब देखिए ध्यान से अगर आप देखोगे इसको तो ये लिखा, ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है बेसिकली लिखा है x क्यूब का होल क्यूब -1 का क्यूब। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन नीचे में x क्यूब -1 है। इसको काटो यहाँ से और x को 1 रख दो। जैसे मैंने x को 1 रखा तो कितना आएगा, 1 + 1 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मैच करें। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा था मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 14 एंड 13.2 रिस्पेक्टिवली, 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 11। अब देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसलिए मैं इसको नीचे रफ में सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा रफ में हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे कह रहा है कि जो मीन हमको दे रखा है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस कितना दे रखा है, 14, और वेरिएंस हमको दे रखा है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, 11, 16 और 20। मैं 2 ऑब्जर्वेशन को मान लेता हूँ, ए और बी मान लेता हूँ। ठीक है, हमसे पहले मीन निकाल देते हैं। मीन हमको क्या दे रखा है, 11 + 16 27 + 20 47, है ना, 47 + a + b अपॉन 5 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 47 + a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। तो a + b कितना हो जाएगा, 23, 67।
ए प्लस बी जो है हमारा कितना हो जाएगा 23। अच्छा वेरिएंस का फॉर्मूला निकालते हैं, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर, यानी कि इन सब का स्क्वायर करो तो आएगा आपके पास 121, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 है ना, और 20 स्क्वायर होता है 400 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5 माइनस मीन का होल स्क्वायर, मीन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, हमको कितना मीन दे रखा है 113.2 यानी कि 132/10। सॉल्व करते हैं इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आया ये कितना आ जाएगा 377 यानी कि 777 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0384980 इज इक्वल टू 266, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 877 977 माइनस 203 इज इक्वल टू 203 ही आएगा ना ये 66, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है कितना आ जाएगा 269। तो अगर आप इन दोनों को रख के सॉल्व करोगे तो बी को यहाँ से आपको रखना पड़ेगा 23 माइनस ए, यहाँ रखोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस 529 प्लस ए स्क्वायर माइनस 46a इज इक्वल टू 269। तो 2a स्क्वायर माइनस 46a प्लस 260 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस 23a प्लस 130 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। अच्छा अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 13a माइनस 10a प्लस 130 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कितना आ जाएगा a इंटू ए माइनस 13 माइनस 10 इंटू ए माइनस 13। तो यहाँ से a की दो वैल्यूज आ रही हैं, a को 10 रखोगे तो b को 13 आ जाएगा, और यदि b को 13 रखोगे तो a को 10 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे पास दो अदर ऑब्जर्वेशन है वो बेसिकली 10 और 13 है। तो वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 10 और 13 को टिक लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 एंड 13। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे कह रहा है लेट ए एंड बी बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमको सभी को पता है क्या होते हैं कि जो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है वो बेसिकली पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर होता है। हमसे कह रहा है पी ऑफ ए यूनियन बी 0.8 दे रखो है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है वो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। पी ऑफ यूनियन बी होता है 0.8, हमको दे रखा है पी ऑफ ए कितना है 0.3, पी ऑफ बी हमको कितना दे रखा है 1 माइनस के माइनस 0.3 इंटू 1 माइनस के। तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल दो, ये आपके पास आएगा 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस के माइनस 0.3 प्लस 0.3 के। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, इसको इधर ले जाओगे तो आएगा 0.7 के इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.5 0.7, तो 1 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा 0.7 और 0.7 माइनस 0.5 यानी कि 0.2। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 2/7, जो 2/7 जो है हमारा करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। 103 पे आता है। A biased coin with the probability of getting head equal to 1/4। यहाँ पे 1/2 ना होके probability of head हमको दे रखा है 1/4, यानी कि probability of tail कितना हो जाएगा 3/4 is tossed 5 times। What is the probability of getting tail in all the first 4 tosses followed by head? कहने का मतलब है कि टेल 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 मिला और पांचवें टॉस में हेड मिल गया। तो टेल 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 मिला तो ऐसे कर दो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई हेड लास्ट में है तो हेड का कितना है 1/4। कितना हो जाएगा 81/16 64 256 और 1024। तो 81/1024 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ कॉइन, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड्स कम अप थ्राइस एज लाइकली एज टेल्स। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बेसिकली क्या है 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है
यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को x ले लूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ जाएगा मेरे पास 3x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा मेरे पास x, यहाँ पे x कितना हो जाएगा 1/4, तो 3x कितना हो जाएगा 3/4, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा 3/4, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा 1/4। इन 4 इंडिपेंडेंट टॉसेज ऑफ द कॉइन, इन 4 इंडिपेंडेंट टॉसेज ऑफ द कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। एग्जैक्टली 3 हेड्स यानी कि 4 टॉस हमने की है और उन 4 टॉस में हमने 3 में से हमने एग्जैक्टली हेड्स पाए, यानी कि 4 में से 3 में हेड्स पाए। हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, तो यहाँ पे 3/4 की पावर 3 हो जाएगा और 1/4 की पावर कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 27, तो 4 क्या, तो 27/64 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं, क्या बोल रहा है। हमसे कह रहे हैं लेट x and y be 2 random variables such that x plus y is equal to 100 if x follows binomial distribution with parameters n 100 and p 4,5। तो हम सभी को पता है कि अगर x की बात करें तो वो 100 cx होता है, p की पावर x, q की पावर 100 माइनस x ये होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम y का निकालें, फॉर y निकालें, तो y का क्या हो जाएगा 100 cy, p की पावर y, q की पावर 100 माइनस y। लेकिन मैं यहाँ को y को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, y को मैं रिप्लेस कर दूंगा 100 माइनस x से। तो जैसे मैंने 100 माइनस x से इसको रिप्लेस किया, मेरे पास आ गया, ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये आपके पास मुझे दिया था 100 cy, p की पावर y, q की पावर 100 माइनस y, ये दिया हुआ था। अच्छा अभी देखिएगा, y को मैंने किससे रिप्लेस किया था 100 माइनस x से, हमें क्वेश्चन में दे रखा है y को मैंने किससे रिप्लेस किया 100 माइनस x से। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 100 c 100 माइनस x, p की पावर 100 माइनस x, q की पावर x, यानी कि ये कितना आ जाएगा 100 c x, q की पावर x, p की पावर 100 माइनस x। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y, n की वैल्यू मुझे 100 दे रखी है, वेरिएंस ऑफ द y क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई q मल्टीप्लाइड बाई p। तो यहाँ से अगर आप q निकालोगे तो q की पावर वो आ जाएगा, p हमको पहले से क्वेश्चन में दे रखा है 4/5 है, वहाँ पे p सक्सेस की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे q सक्सेस की तरह काम करेगा, तो q की वैल्यू 1/5 हो जाएगी और p की वैल्यू 4/5 हो जाएगी और n की वैल्यू 100 दे रखी है। तो 100 इंटू 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, यहाँ से कटा, ये आ गया 4 और 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए लाइंस ऑफ रिग्रेशन का सवाल है, 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन। आप देखिए इन दोनों में से कोई एक लाइन जो होगी वो बेसिकली y ऑन x होगी और एक लाइन होगी x ऑन y, है ना। हमको यहाँ पे 2 लाइन दे रखी है। सपोज मैंने इसको मान लिया कि दिस इज लेट दिस लाइन इज y ऑन x एंड दिस इज x ऑन y। सपोज मैंने ये मान लिया, तो यदि मैं यहाँ से निकालूँ byx यदि मैं यहाँ से निकालूँ तो बेसिकली इसका स्लोप कितना हो जाएगा -1/4, और यदि मैं इसको bxy बोलता हूँ तो bxy कितना हो जाएगा ये -4/9। यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से मुझे r² मिलेगा, r² की वैल्यू होती है byx इंटू bxy, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/9 आएगा और 1/3 आ जाएगा। और हमको पता है r की प्रॉपर्टी क्या होती है, r की प्रॉपर्टी होती है कि वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर सकता है, और हमको दिख रहा है कि हाँ भाई ये जो r है वो बेसिकली 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि जो हमने एज्यूम किया था कि भाई ये जो लाइन है वो बेसिकली y ऑन x है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो अगर आप इस वाले को देखोगे, है ना, हमसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू -3, यानी कि x इज डिपेंडेंट ऑन y, यानी कि इस वाले इक्वेशन में यदि हम y को -3 रख दें तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 4x -27 + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से
मुझे बस इसी वाले इक्वेशन में रखना पड़ेगा, आप इसमें मत रख दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे -3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, -11, या ऑप्शन में नहीं है। इसलिए पहले आप किसी एक लाइन को अज्यूम करो कि वो y ऑन x है, और दूसरी लाइन को अज्यूम करो कि वो x ऑन y है, और वहां से दोनों का स्लोप निकालो। दोनों का स्लोप निकाल के आप आर स्क्वायर निकालो। आर स्क्वायर क्या होता है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से मल्टीप्लाई करके चेक करो कि क्या वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है। यदि वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो आपका अजम्पशन सही था कि आपने इसको y ऑन x लिया था, इस वाले लाइन को, और इसको आपने x ऑन y लिया था, ठीक है। और हमसे ये पूछ रहा है कि अब हमसे इस वाले कंडीशन पूछ रहा है x ऑन y, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है एंड विच इज डिपेंडेंट ऑन y, तो हम यहीं पे इसी वाली इक्वेशन में x ऑन y में रख के पुट कर देंगे, है ना। y को -3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 27, यहाँ से 4x की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, है ना। द सेंट्रल एंगल्स ऑफ p q r and s in degrees of 4 sectors in a pie chart satisfy the relation। देखिए अभी कहने का मतलब ये है कि ये पी क्यू आर एस जो है ना, एक पाई चार्ट है। सपोज पी का इतना एंगल है, क्यू का इतना है, आर का इतना है और एस का इतना है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, एस है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस जो होते हैं वो बेसिकली 360 डिग्री के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि P प्लस, अगर आप Q को P के टर्म्स में लिखोगे तो 3P हो जाएगा, प्लस R को अगर आप इसके टर्म्स में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 9/2P। इसको आप इसके टर्म्स में लिखोगे तो 3/2P, 360 के बराबर होगा। यानी कि 2P प्लस 6P, 8P 8P 17, 20P इज इक्वल टू 360 इंटू 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, यानी कि P की वैल्यू आ जाएगी 72, P की वैल्यू 72 आ गई। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 इंटू 3 216। तो 4P माइनस Q कितना हो जाएगा, 4P करोगे तो 288 आएगा, 288 माइनस 216 कितना हो जाएगा। यहाँ से सॉरी ये आपका 2 होगा ना, हाँ गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पे 2 होगा तो P की वैल्यू यहाँ से 36 आएगी, है ना। सॉरी गलती से मिस्टेक हो जाएगी है। P की वैल्यू 36 आ जाएगी, P की वैल्यू 36 आएगी तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108 आएगी। हमसे कुछ चाहिए 4P माइनस Q, तो 4P कितना हो जाएगा 144 माइनस 108 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 36। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका 36। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। द ऑब्जर्वेशंस 4, 1, 4, 3, 6, 2, 1, 3, 4, 5, 1, 6 आर आउटपुट्स ऑफ 12 डाइसेस थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ स्मॉल m एंड कैपिटल M आर द मीन्स ऑफ लोएस्ट 8 टर्म्स। लोएस्ट 8 टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे 4, 1, 4, 3। सॉरी अगर आप इसको पहले तो आप इन सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या करो, इनको आप उसमें असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। असेंडिंग ऑर्डर में डालोगे तो कितना आ जाएगा 1, 1, 2 सॉरी 1, 1, 1 और 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टर्म्स आ गए। ठीक है, हमसे कह रहा है अगर स्मॉल m जो है वो लोएस्ट 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन है, मतलब कि 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मीन है वो बेसिकली स्मॉल m है, और इस कैपिटल M जो है वो बेसिकली मीन है हाईएस्ट 4 ऑब्जर्वेशंस का, यानी कि इन सब का। ठीक है, इन सब का, इसका स्मॉल m है तो इसका कैपिटल M है। ठीक है, अगर आप इसका मीन निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3, 5, 8, 11, 15, 19, तो 19/8, और कैपिटल M कितना आ जाएगा 6 + 6 12 + 5 17 + 21, है ना 21/4। हमसे कह रहा है कि 2m + कैपिटल M, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 19/4 आएगा। 19/4 + 21/4 कितना आ जाएगा 40/4, यानी कि 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका 10। देखिए कितना आसान सवाल पूछा था। A bivariate data set contains only 2 points. What will be the line of regression of y on x? अरे कुछ नहीं करना है, बस आपको सीधे सीधे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली इक्वेशन को लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है।
y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो 4y माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आंसर ए। बस आपको इक्वेशन लिख देना था और कुछ नहीं करना था, है ना। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, क्या बोल रहे हैं हमसे। अ डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग आउटपुट्स 1 2 दिस, व्हाट विल बी द मोड ऑफ द डेटा सो ऑब्टेन। देखिए कितना आसान सवाल पूछा हुआ है। अच्छा बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 1 कितनी बार आ रहा है। 1 देखो मैक्सिमम बार आ रहा है, 1 2 3 4, है ना। 1 4 बार आ रहा है। बच्चे क्या करते हैं, मोड को फ्रीक्वेंसी से बदल लेते हैं कि भैया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये पढ़ के आते हैं, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 4 आ रही तो ऑप्शन 4 लगा के आ जाते हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, जिस वेरिएट की 4 फ्रीक्वेंसी आ रही है, यहाँ पे जो 1 वेरिएट है मेरा उसकी 4 फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो यहाँ पे मैं जो मेरा मोड होगा वो होगा 1, है ना। 4 ना होके मेरा आंसर होगा 1। जो वेरिएट कितनी बार मैक्सिमम रिपीट करता है वो वेरिएट होता है हमारा मोड, ना कि फ्रीक्वेंसी। जो हमारा मोड होता है वो बेसिकली वेरिएट होता है, यानी कि कौन सा डेटा कितनी रिपीट होता है। वो जो डेटा हो रहा है वो बेसिकली मोड होता है, ना कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। डेटा जो है मेरा 1 है, जो 1 मेरा रिपीट कर रहा है वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो वो हमारा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं हमसे। आसान सवाल है, हमको वेरिएट हमको फ्रीक्वेंसी दी, हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मीडियन। तो एक्स का चार्ट यहाँ बना लो, तो 1 2 3 और 5 ये हमको दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हमको दे रखा है 4 6 9 7, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यदि निकालें तो आएगा 4 10 19 26, ये आ जाएगा, ठीक है। अब 26 क्या है, मेरे पास इवन नंबर है, n जो है मेरा इवन है। इवन में क्या होता है, n बाई 2th ऑब्जर्वेशन पे करते हैं, यानी कि 13th ऑब्जर्वेशन पे 13th ऑब्जर्वेशन पे करें तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 13 तो ये इसी पे आ रहा है, और इसका हमारे पास वेरिएट क्या है 3, तो हमारा जो इसका मीडियन है वो कितना आ जाएगा 3। देखिए कितना सिंपल सवाल पूछा हुआ था। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए फिर से वही सेम सवाल रिपीट किया, बस यहाँ पे मीन की जगह मीडियन कर दिया है। इफ m इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस n इज द मीडियन ऑफ लास्ट 5 ऑब्जर्वेशंस, कहने और पहले तो आप इस सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, है ना। जब आप इन सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो -1 1 3 4 8 9 12 सॉरी 11 11 12 17 19, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस का कैपिटल एम है मीडियन। तो अगर आप यहाँ से मीडियन निकालोगे, फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस का यहाँ से निकालोगे, तो हमारा क्या मीडियन क्या आ गया, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और हमसे कह रहे हैं एन इज द मीडियन ऑफ लास्ट 5 ऑब्जर्वेशंस, तो लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन का मीडियन कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी 3, n की वैल्यू हो जाएगी 12, तो 4m माइनस n करोगे तो 12 माइनस 12 करना पड़ेगा, यानी कि 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका 0, है ना। लेट p q r रिप्रेजेंट मीन मीडियन मोड फॉर सम दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आप q को रख सकते हो 5/4p और r को आप रख सकते हो 10p, यहीं पे रख दो। तो p को वैसे रखो, q को रख दो 5/4p अपॉन 2p को ऐसे रख दो, और 7/10 मल्टीप्लाइड बाई 10p, तो 10 से 10 गया, यहाँ पे आ जाएगा 9p अपॉन 4 अपॉन 9p, तो 9p से 9p गया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया इसका 1/4, है ना। देखिए कितना आसान सवाल पूछा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। इफ g इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड सो ऑन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन हमको चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इन सब का प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट करोगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, पहली बात n है, तो जब आप इन सब का प्रोडक्ट करोगे और उसकी पावर 1/n करोगे, है ना, करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन टिल n-1, तो कितना हो जाएगा n/2 a प्लस एल, यानी कि n इंटू n-1 की पावर 1/n, ये आ जाएगा। यहाँ से गया, यानी कि 2 टू द पावर n-1/2 ये मेरा ज्योमेट्रिक मीन आ गया। ये मेरा क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन, है ना।
तो अगर जो हम निकालते हैं यहाँ से इसकी वैल्यू 1 + 2 log 2 द बेस 2 की पावर n-1/2, n-1/2 को बाहर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1 + 2 इंटू n-1/2, तो 2 से 2 गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका n, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका n। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है। इफ h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर्स दिस देन व्हाट इज द n by h। अब देखिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हम सभी को पता है क्या होता है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू n/1/x1 + 1/x2 + 1/x3 एंड सो ऑन टिल 1/xn। और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए n/h की है, तो h को इधर ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ, तो n/h की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब बेसिकली हमको 1/x1 + 1/x2 + 1/x3 एंड सो ऑन टिल 1/xn की वैल्यू निकालनी है। मतलब 1/1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 1/2 टू द पावर n-1 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहोगे कितना हो जाएगा, ये जो ये आपका उसमें है क्या कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है, उसका सम हमको निकालना आता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n अपॉन 1 - 1/2 ये होगा, यानी कि 2 टू द पावर n-1 अपॉन 2 टू द पावर n इंटू 2 ये होगा, यानी कि 1 - 1/2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई 2 ये होगा, यानी कि 2 - 2/2 टू द पावर n, यानी कि 2 - 2 टू द पावर 1 - n, यानी कि 2 - 1/2 टू द पावर n-1 ये आएगा आपका 2 - 1/2 टू द पावर n-1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ये थोड़ा सा लेंदी जा सकता है ना, इसलिए मैं इसको नीचे रफ में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट पी बी द मीडियन, क्यू बी द मीन एंड आर बी द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दिस, लेट एस बी दिस, एस टेक्स मिनिमम वैल्यू व्हेन ए इज इक्वल टू। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ, देखिएगा कैसे। देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि पी जो है हमें मीडियन दे रखा है, पी जो है हमें मीडियन दे रखा है, क्यू हमको दे रखा है मीन, और हमको जो आर है वो दे रखा है मोड दे रखा है ऑफ ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 एंड सो ऑन टिल xn, और हमको दे रखा है s जो है वो है समेशन i इज इक्वल टू 1 से शुरू हुआ और n पे गया और ये खत्म हुआ 2xi - a का होल स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। s टेक्स मिनिमम वैल्यू, s जो है यहाँ पे बेसिकली क्या कहेगा, वो मिनिमम वैल्यू, और हमसे पूछा देन a इक्वल टू, a क्या है यहाँ पे हमको दे रखा है ना। यदि मैं निकालूं यहाँ से तो पहले s को ही देख लेते हैं, s क्या हो जाएगा मेरे पास 2x1 - a का होल स्क्वायर प्लस 2x2 - a का होल स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 2xn - a का होल स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो 4x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ax1 प्लस 4x2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ax2 ऐसे करते खुलेगा, और यहाँ पे करेगा 4xn स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4axn, ये होगा। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अच्छा ये तो हो जाएगा थोड़ा सा लंबा मेथड है ना, लंबा मेथड हो जाएगा, तो इन द सेंस इसको ना करके एक काम करिए, इसको ना करके आप क्या करो, पहले तो आप इसको खोल दो, एस को आप ऐसे लिखो समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये एन तक जाएगा, ठीक है एन तक जाएगा। और अगर आप इसको खोलोगे तो आपके पास आएगा 4xi स्क्वायर प्लस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 एन ए स्क्वायर माइनस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 एन 4axi ये आएगा। अच्छा, अब हमसे कह रहा है कि ये जो s ये लिखा हुआ है, ये जो s लिखा हुआ है ये बेसिकली मिनिमम वैल्यू लेता है, मिनिमम वैल्यू लेता है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू xi, यानी कि ds अपॉन dxi करोगे तो कितना आ जाएगा, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n, ये आपके पास आ जाएगा 8xi है ना, और ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n 4a ये आ जाएगा। अब इसको मिनिमम करना है तो अब इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, इसको खोलोगे कितना आ जाएगा 8
x1 प्लस x2 एंड सो ऑन टिल xn माइनस 4an, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना आ जाएगा, ये हमको कितना दे रखा है, मीन हमको दे रखा है इसका q, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी q इंटू एन, तो 8 इंटू क्यू इंटू एन की वैल्यू यहाँ से 4an आ जाएगी, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2q, अगर मैं सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2q, तो वापस से हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2q, है ना, a इज इक्वल टू 2q। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी ड्रॉप हो गया था क्योंकि इसका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो इस पेपर में अभी तक हम लोगों ने मैक्सिमम एरर्स खोज निकाली हैं, है ना, इस पेपर में टोटल यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने 5 ऐसे क्वेश्चन है जो ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है, 5 या 4 क्वेश्चन है जो कि ड्रॉप हो चुके हैं, क्योंकि ये वाला भी क्वेश्चन ड्रॉप कर गया था। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सही है, बस यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। देखिए हमसे कह रहा है वन बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, बैग 1 है मेरे पास जिसमें 3 वाइट और 2 ब्लैक बॉल है, बैग 2 है मेरे पास जिसमें 2 वाइट और 3 ब्लैक बॉल है, ठीक है, हमसे कह रहा है 2 balls are drawn from the first bag and put it into the second bag and then a ball is drawn from the second bag। अब देखिए 2 balls are drawn, देखिए 2 balls drawn from first bag, तो यहां पे हम बेसिकली 3 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम निकालें एक वाइट एक ब्लैक, या फिर एक ब्लैक एक वाइट, दोनों का मतलब एक ही होता है, या फिर हम निकालें 2 वाइट या फिर हम निकालें 2 ब्लैक। तो पहले हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा मेरे पास 3c1 इंटू 2c1। अच्छा मैं अभी यही केस लेके चलो, जब मैं ये वाला केस लेके चला उसके बाद हमसे बोल रहा है कि जब मैंने इस 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड पुट इट इनटू द सेकंड बैग एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाइट। मतलब हमने यहाँ से सपोज मैंने फर्स्ट वाले बैग से मैंने एक वाइट बॉल निकाली और एक ब्लैक बॉल निकाली और मैंने यहाँ पे रख दी, तो सेकंड वाले बैग में 3 वाइट और 4 ब्लैक हो जाएगा, 3 वाइट और 4 ब्लैक हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा देखिएगा 3 वाइट और 4 ब्लैक हो जाएगा, हाँ ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास अपॉन ये तो 5c2 हो जाएगा। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द बॉल्स फ्रॉम बैग 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब बैग 2 में जब मैंने एक वाइट और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर दी और जब मैं वहां से वाइट बॉल निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे अब टोटल 3 वाइट बॉल है, तो उन 3 वाइट बॉल में से मुझे एक बॉल निकालनी है और टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 + 2 5 6 7 हो जाएगा ना, सॉरी हाँ ये 7 हो जाएगा, 7c1 ये हो जाएगा प्लस। अब दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 2 वाइट बॉल निकाली इस वाले बैग से, 2 वाइट बॉल निकाली की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3c2 अपॉन 5c2 मल्टीप्लाइड बाई, अब चूंकि एक ब्लैक जब 2 वाइट यहाँ पे निकाल दी और 2 वाइट मैंने यहाँ पे रख दी, टोटल यहाँ पे 4 वाइट बॉल हो जाएगी, तो 4 में से मुझे एक वाइट बॉल निकालनी है और टोटल कितनी बॉल हो जाएंगी 7, तो 7c1 प्लस अब मुझे 2 ब्लू निकालनी है, सॉरी 2 ब्लैक निकालनी है ना, 2 ब्लैक बॉल निकालनी है, तो जब मैं 2 ब्लैक बॉल निकालूंगा तो 2c1 अपॉन 5c2 होगा, 2c2 होगा ना, सॉरी हाँ 2c2 अपॉन 5c2 मल्टीप्लाइड बाय, अब जो 2 ब्लैक बॉल यहाँ पे निकाल के रखी, फिर इस वाले ब्लैक इसमें से वाइट बॉल निकालनी है, तो 2c1 अपॉन 7c2 हो जाएगा, सॉरी 7c1 होगा, है ना 7c1। जब आप इनको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 7 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 7 प्लस ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 7, यानी कि 18/70 प्लस 12/70 प्लस 2/70, तो कितना आ रहा है, 18 + 12 कितना आ जाएगा मेरा 30 और 32, यानी कि 32/70 जो है मेरा ऑप्शन आ रहा है, या फिर थोड़ा सा रिड्यूस कर दे तो 16/35। तो अगर आप देखो तो ध्यान से अगर आप इन सारे ऑप्शंस को देखो, ध्यान से अगर आप इन सारे ऑप्शंस को देखो तो यहाँ पे कोई भी 32/70 नहीं आ रहा है, 32/70 नहीं आ रहा है ना, ये आपका कितना आ जाएगा 21/70, ये आपका कितना आ जाएगा 60/70, लेकिन यहाँ पे कोई भी 32/70 नहीं आ रहा, ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा 32/70, तो हमारा इसलिए वाला क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, क्या बोल रहा है,
3 डाइसरथोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच फेस शोज ओनली मल्टीपल्स ऑफ 3। अब देखिए यहाँ पे केसेस बनेंगे, केसेस क्या क्या हो जाएंगे। पहला केस ये होगा कि यहाँ पे 3 3 3 तीनों डाइस पे आ जाए, ऐसे तो मेरे पास सिर्फ एक ही वे संभव है। दूसरा क्या हो सकता है 3 3 6 आ जाए, 3 3 6 आ जाए, तो यहाँ पे मेरे टोटल 3 वेज मिलेंगे। एक वेज मेरे पास ये हो सकता है कि 3 6 6 आ जाए, तो यहाँ पे टोटल मेरे पास इसके भी 3 वेज मिलेंगे, और एक आ जाएगा 6 6 6 आ जाए, उस वाले केस में मेरे को एक वेज मिलेगा। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 3 + 3 + 1 + 1 यानी टोटल 8 वेज है, और 8/216 कर दोगे तो 1/8 1 जा 8 8 2 जा 16 56 856। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/27। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ दिसंबर इज 5 डेज। अब देखिए दिसंबर का महीना शुरू होता है 1 से 2 से 3 से और जाता कहाँ तक है 31 तक। अगर मैं 1 को ही मान लूँ कि 1 पे ही संडे आ गया, अगर मैं 1 पे संडे मान लूँ तो वह एक 1 पे संडे आएगा, हाँ ना 1 पे संडे आएगा, फिर आएगा 8 पे आएगा, फिर 15 पे आएगा, फिर 22 पे आएगा, और फिर 29 पे आएगा। ये आएगा, इतना आएगा। और फिर अगर मैं 2 से शुरू करूँ तो ये फिर लास्ट वाला जो 5वां संडे आएगा वो 30 पे आएगा, 30th डे पे आएगा, और अगर मैं 3 से शुरू करूँ तो 31st पे आएगा। तो मेरे पास ऐसे टोटल 3 चॉइसेस हैं आउट ऑफ 7, जहाँ पे अगर मैं शुरू करूँ तो मेरे पास टोटल 5 संडेज दिसंबर मंथ में अट जाएंगे। तो मेरे पास इसका आंसर कितना आएगा 3/7। ऐसा यहाँ हम नीचे 7 क्यों किया, क्योंकि जो यहाँ मैं 3 से शुरू करूँ मैं यहाँ 7 तक ले जा सकता हूँ, और जब मैं 8 से शुरू करूँगा, जब मैं 8 को संडे लूँगा तो बेसिकली 1 को ही कॉरस्पॉन्ड कर जाएगा, क्योंकि रिपीट करने लग जाएगा ना। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा इसका 3/7। नेक्स्ट लास्ट वाले सवाल पे आते हैं, हमसे क्या कहा है, नेचुरल नंबर small n is chosen from the first 50 natural numbers, what is the probability that n plus 15n is 50/n is less than 50। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैं n को 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 48 49 और 50 इतने नंबर्स रखता हूँ। अगर तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो मेरे पास आएगा 51 इज लेस देन 50। तो क्या 51 इज लेस देन 50, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो 1 तो नहीं होगा। अगर मैं 2 रखूँ तो 2 + 50/2 बिल्कुल इज लेस देन 50, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इट इज ऑब्वियसली लेस देन 50, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 से शुरू करें। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 48 रखूँ, यहाँ पे 48 + 50/48 क्या लेस देन 50 है। अगर 48/50 करें तो ये कुछ ऐसा आएगा कि 48 प्लस, अगर मैं इसको देखूँ तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये 49 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि अभी भी 50 से कम है। तो अगर मैं 2 से लेकर 48 तक कोई भी नंबर रखता हूँ तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 49 रखूँ, कुछ बच्चों के मन में डाउट हो रहा है कि मैं अगर 49 रखूँ, 49 रख दूंगा तो मेरे पास आएगा 49 + 50/49, यानी कि 49 + 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो यानी कि यहाँ पे 50 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आ जाएगा जो कि 50 से बड़ा हो जाएगा। और अगर आप 50 रख दोगे तो वो तो और बड़ा हो जाएगा। तो 2 से लेकर 48 तक जितने भी नंबर हैं मेरे पास उनको मैं रख दूंगा आउट ऑफ 50 नंबर्स, तो यही मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 48 - 2 कितना हो जाएगा 46, 46 + 1 कितना हो जाएगा 47, यानी कि 2 से लेकर 48 तक टोटल मेरे पास 47 नंबर्स हैं आउट ऑफ 50 कि यदि मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मैं सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो मेरा ऑप्शन कितना आ जाएगा इसका 47/50। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसका जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसको हम ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। और आप ये क्वेश्चंस लगाते रहिए, है ना। कम्युनिटी टैब पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं, और पहले के 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। तो जब आपका मन करे या आपके पास टाइम रहे तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्यूशन देखिए। अगर किसी भी कैंडिडेट को सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वो भेज दूँगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने उसके आंसर्स लिख दिए हैं, और जब रिक्वायरमेंट होगी सॉल्यूशन की तो उसको भेज दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपना ये वाला ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, और आपका सभी अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।